आ जाइए जी। फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। फ्लॉज का मतलब कमियां। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कमियां हो सकती है जिसकी वजह से कोर्ट आपसे ये कह दे कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। इसका मतलब लॉ की नज़रों में ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड नहीं है। ऐसी कौन कौन सी कमियां हो सकती है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कहता है अनलॉफुल बना दे, या फिर वॉइड बना दे, या फिर नॉट एंटरटेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ बना दे। सबसे पहले इनकैपेसिटी, दूसरा मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, इलीगैलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। कहता है अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके एग्रीमेंट में, तो लॉ की नज़रों में वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो इसका मतलब आपके पास उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में कोई लीगल राइट्स नहीं है, कोई लीगल रेमेडीज़ नहीं है। मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट, अगर सामने वाली पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती तो भी। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये सारे याद रखने हैं। नंबर याद रखना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि एग्ज़ाम्स में याद आ जाए कितने थे। तो टोटल कितने हैं? 8। आ जाइए जी। सबसे पहले इनकैपेसिटी। अब देखिए सेक्शन 10 ने हमें क्या कहा था। सेक्शन 10 याद है, मैंने आपको कहा था कि आपको सेक्शन 10 हमेशा याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 10 हमें क्या बताता है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 10 ने हमें कहा था कि भैया पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, शैल बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब जी कौन कॉम्पिटेंट है, किसे हम कंसीडर करेंगे कैपेबल, कॉम्पिटेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू? तो जी सेक्शन 11 कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। 3 चीज़ें बताई गई सेक्शन 11 में। पहली चीज़ कि भैया अगर कोई माइनर है, मतलब जो मेजर नहीं है, अगर कोई माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। लॉ की नज़रों में कहता है माइनर नादान होता है, ना समझ होता है, मेंटली इस लायक नहीं होता कि वो एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्मोलॉजीज को समझ सके, उनकी इम्प्लीकेशंस को समझ सके और उसके बाद एग्री कर सके। ठीक है, या फिर अगर कोई ल्यूनेटिक है, इन्होंने कहा ना कि वही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है हु इज़ ऑफ साउंड माइंड। इसका मतलब अगर कोई ल्यूनेटिक है, अनसाउंड माइंड का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। इंसेन कह सकते हैं, ल्यूनेटिक कह सकते हैं, अनसाउंड माइंड कह सकते हैं। अगेन कहता है जो इंसान ल्यूनेटिक है, इंसेन है, अनसाउंड माइंड का है, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसका माइंड इतना काम नहीं करता। तो जो अपना अच्छा बुरा नहीं डिसाइड कर सकता वो किसी भी चीज़ के लिए कैसे एग्री कर सकता है? मतलब वो एग्रीमेंट में एंटर तो कर ही नहीं सकता। और अगर किसी को स्पेसिफिकली लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया, तीसरा कौन है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। लॉ ने ही मना कर दिया कि भैया आप इतने टाइम के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, या जब तक आप इस सिचुएशन में हो तब तक आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। फिर वो बंदा तो वैसे ही इनकेपेबल हो गया फॉर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो इन तीनों को दिमाग में रखिए, माइनर, ल्यूनेटिक्स एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। अब जी माइनर किसे कंसीडर किया जाएगा? इंडिया में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास एक लॉ है इंडियन माइनॉरिटी एक्ट 1875।
माइनर इज अ पर्सन मेल और फीमेल हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसका मतलब आपको मेजर कब कंसिडर किया जाता है? जब आप 18 साल के हो जाते हो। जब तक आप 18 साल के नहीं होते तब तक आप माइनर, और अगर आप माइनर हो तो लॉ की नज़रों में आप बच्चे हो। बच्चे का मतलब कहता है कि इमैच्योर माइंड, जो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता। तो जो अपने बारे में अच्छा बुरा नहीं सोच सकता वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर कर सकता है? लोगों का मानना है कि माइनर को तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, अपने मतलब के लिए उसे यूज़ कर सकता है। तो भैया माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है या किसी चीज़ के लिए एग्री कर भी जाता है तो भी माइनर इज़ नॉट बाउंड। लोगों ने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया, कहता है अगर माइनर किसी चीज़ के लिए एग्री करता भी है, मान के चलिए माइनर किसी दुकान पे जाता है, दुकानदार से चॉकलेट लेता है, चॉकलेट लेके खा लेता है और चॉकलेट लेते हुए एग्री कर रहा है कि भैया मैं चॉकलेट के पैसे दूंगा। लो कहता है माइनर अगर एग्री करता भी है, एग्रीमेंट में एंटर करता भी है, कॉन्ट्रैक्ट करता भी है, तो भी उसकी बात के कोई मायने नहीं है। मतलब उसे किसी भी केस में लायबल कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो दुकानदार ये नहीं कह सकता कि भैया इसने सोचकर समझकर एग्री किया था पैसे देने के लिए तब मैंने इसे चॉकलेट दी। क्यों? क्योंकि लोग की नज़रों में वो सोचने समझने के लायक ही नहीं है। तो सोचकर समझकर एग्री कैसे कर सकता है? ठीक है। हाँ जी, इन केस अ गार्जियन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द माइनर, अगर किसी माइनर के ऊपर कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया है, या वेयर द माइनर इज अंडर द गार्जियनशिप ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड, अगेन सेम चीज़। मतलब दिमाग में क्या रखना है कि अगर किसी माइनर के ऊपर कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया है तो जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे माइनर कंसीडर किया जाएगा। जैसे गीता सीता, राम श्याम, ये मूवीज़ देख रखी है आप लोगों ने? एक बहन के सर पे माइनर था, मतलब गार्जियन था, चाचा चाची, जो उस पर अत्याचार करते थे। तो इस तरह से अगर कोर्ट ने किसी माइनर के ऊपर गार्जियन अपॉइंट कर रखे हैं, हम यहाँ नेचुरल गार्जियन की बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल गार्जियन तो आपके फादर, आपके मदर, उस केस में तो आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो मेजर। हम बात कर रहे हैं गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। उस केस के अंदर 18 ईयर्स में आप मेजर नहीं कहलाएंगे, 21 ईयर्स के होने के बाद आप मेजर कहलाएंगे। टिल 21 ईयर्स आप माइनर कहलाएंगे। ठीक है, आ जाइए जी। क्या कॉमन रूल, थंब रूल आपको जो मैंने अभी बताया याद रहेगा? माइनर इज नॉट लायबल पर्सनली इन एनी केस। बात खत्म। किसी भी केस में, चाहे माइनर ने एग्री किया था या नहीं किया था, वेदर माइनर हैज एग्रीड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे माइनर ने एडवांटेज लिया है या नहीं लिया है, वेदर माइनर हैज गेन्ड some benefit or not। लोग कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनर ने अपने आप को झूठ बोलकर मेजर शो किया है। वेदर माइनर हैज शोन हिमसेल्फ या हरसेल्फ एज मेजर। झूठ बोला है उसने, गलत आइडेंटिटी प्रूफ दी है, झूठा आधार कार्ड दिया है, झूठा उसने और आइडेंटिटी प्रूफ दी है जिससे शो हो रहा है कि वो मेजर है। लोग कहते हैं भैया माइनर तो नादान है ना, उसमें तो दिमाग है ही नहीं। माइनर कहता है जी
who can't think what is right what is wrong। तभी तो उसे माइनर कह रहे हैं। तो जब वो सोच ही नहीं सकता, अनएबल टू थिंक प्रॉपरली, अरे जब वो सोच ही नहीं सकता तो एग्री कैसे कर सकता है। कहता है एग्रीमेंट के अंदर एक मेजर एसेंशियल क्या था, कंसेंसस एड इदम, मैचिंग ऑफ माइंड एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस। अरे उसमें तो सोचने की सेंस ही नहीं है। जब सोचने की सेंस ही नहीं है तो एग्री कैसे कर सकता है। तो लॉ ने कहा चाहे कोई भी केस है, कोई भी, माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। सिंपल सी बात, माइनर के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती। लेकिन बट कहता है माइनर या फिर इनसेन मतलब ल्यूनेटिक इन केस ऑफ नीड। माइनर या ल्यूनेटिक इन केस ऑफ नीड। इन केस ऑफ नीड का मतलब जब अगले को जरूरत है। मान के चलिए जी कोई माइनर है, बेचारा भूखा मर रहा है, अब आप उसे रोटी खिला रहे हो, उसकी और हेल्प कर रहे हो, तो वो जो माइनर है वो माइनर इन केस ऑफ नीड। या कोई पागल है, सड़क पे भटक रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, भूखा मरने लग रहा है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो इन केस ऑफ नीड। तो मैं कह रहा हूँ माइनर या इनसेन इन केस ऑफ नीड। इसके अंदर लॉ ने कहा कि अगर आप कोई खर्चा करते हैं अपनी जेब से इन केस ऑफ माइनर हु इज़ इन नीड या इनसेन हु इज़ इन नीड, अगर आप कोई खर्चा करते हैं अपनी जेब से तो यू कैन recover the expense out of property या assets of minor। मतलब इस केस में भी माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। चाहे आपने ज़रूरत के टाइम पे उसकी मदद की है, चाहे आपने उसकी जान बचाई है, बाद में एहसान नहीं दिखा सकते कि भाई मेरे पैसे तो दे दे, मैंने जान बचाई थी तेरी। लोग कहता है पर्सनली तो माइनर किसी भी केस में लायबल नहीं होगा। हाँ, अगर ये वाला केस है इन केस ऑफ नीड और माइनर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, कोई एस्टेट है, एस्टेट वर्ड भी बड़ा यूज़ किया जाता है, तो उस एस्टेट, उस प्रॉपर्टी, उस एसेट में से आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। अगर उसके नाम पर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उससे किसी भी तरह कोई पैसा रिकवर नहीं कर सकते। और ये भी सिर्फ इन केस ऑफ नीड। कहता है ये जो जनरल केस है ना, जनरल केस, यहाँ पर तो यू कैनॉट रिकवर मनी इवन आउट ऑफ द एस्टेट ऑफ द माइनर। दुकानदार चॉकलेट देने के बाद ये नहीं कह सकता, अगर माइनर पैसा देने से मना कर दे तो दुकानदार चॉकलेट देने के बाद ये नहीं कह सकता कि अरे तेरे नाम पर, या लोग को ये नहीं कह सकता कि इसके नाम पर 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इसके दादा ने, इसके नाना ने
इसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट करवा रखा है इसके लिए, उसमें से मेरे चॉकलेट के पैसे नहीं दे सकता ये? लोग कहते हैं नहीं भैया, माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो किस नाम के पैसे दे आपको? हम तो मान के चलेंगे आपने अपनी मर्जी से माइनर की चॉकलेट माइनर को दी है। क्या ये जनरल पॉइंट्स क्लियर हैं? आ जाइए जी। हाँ जी। इट वॉज हेल्ड that a minor has no capacity to contract and minor's contract is absolutely void। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में void का मतलब बताया था। क्या मतलब है void का? कौन बताने वाला है? इलीगल, void, voidable, तीनों वर्ड्स बताए थे मैंने आपको। क्या मतलब है void का? दो not illegal but having no legal effect। कहता है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल नहीं है। अगर आप माइनर को चॉकलेट सेल कर रहे हैं, इलीगल नहीं है, लेकिन उसका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास कोई लीगल राइट्स या रेमेडीज नहीं होगी। ठीक है। देयरफॉर माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। बात खत्म। नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। सर ये केस लॉज याद रखनी है? डेफिनेटली याद रखनी है। अभी क्लास के एंड में दिखाऊंगा कैसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉज। ठीक है जी, आ जाइए। बट कहता है माइनर के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती, बट अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आगे काम आएगी। दो दोस्त ए और बी दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करी। ठीक है जी। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 50% 50% दोनों का। ठीक है। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा फर्म का, उसमें से 30% तो हम लेंगे। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितना भी प्रॉफिट होगा फर्म का, उसका 30% तो हम लेंगे, और 20% हमारे माइनर चाइल्ड के नाम पर प्रॉफिट जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि माइनर कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी चीज क्या है? माइनर कांट बी पार्टनर। रीजन क्या है? माइनर कांट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और पार्टनरशिप तो कॉन्ट्रैक्ट से ही बनती है। जब दो लोग एग्री करेंगे एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए, तभी पार्टनरशिप बन सकती है, राइट। बट माइनर कैन बी द बेनिफिशियरी इन द पार्टनरशिप फर्म। कहता है बेनिफिशियरी हो सकते हैं माइनर, उनके नाम पर बेनिफिट दिया जा सकता है।
लॉ का मानना बड़ा सिंपल सा है कि माइनर के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती, बट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के लिए बेनिफिट दिए जा सकते हैं। जैसे शेयर्स की बात करते हैं, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है, लेट से 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये पेड अप है, इसका मतलब अभी भी शेयर्स से रिलेटेड लाइबिलिटी है। कितने रुपए की लाइबिलिटी है? क्या ऐसा शेयर माइनर को ट्रांसफर किया जा सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? अगर आप ये शेयर माइनर को ट्रांसफर करोगे तो जी माइनर के सर पे 2 रुपए की लाइबिलिटी आ जाएगी। 8 रुपए का उसे बेनिफिट तो मिलेगा, बट 2 रुपए की लाइबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि इस शेयर पर अभी 2 रुपए अनपेड अप है, जो कि फ्यूचर में पे करने पड़ सकते हैं जब भी कंपनी कॉल करेगी, है ना। लेकिन अगर आप फुली पेड अप शेयर्स की बात करो, ₹10 का शेयर है, 10 के 10 फुली पेड अप है, अनपेड अप क्या है? 0। लाइबिलिटी क्या है? 0। क्या ऐसा शेयर माइनर को ट्रांसफर किया जा सकता है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ उसे बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहा है, कोई लाइबिलिटी नहीं मिल रही। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। इसका एक और मतलब है, जैसे मान के चलिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए तो मेजर है, बी माइनर है। कहता है जी ए ने बी की साइकिल परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी की साइकिल परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। कितने रुपए में? कहता है 5,000 रुपये में। तो ए बी को 5,000 रुपये देगा, बी ए को अपनी साइकिल देगा। पहला केस, मान के चलते हैं ए ने बी को पैसे दे दिए, ए ने बी को पैसे दे दिए, बी वो पैसे खा गया, माइनर है भाई, लेट से 17 साल का है, 5,000 रुपये मिले, घर वालों से तो 200-400 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, 5,000 रुपये मिले तो भैया अपनी बोर दिखाने के लिए, चौड़ाई दिखाने के लिए खर्च कर दिए सारे पैसे, ठीक है। लेकिन जब घर वालों को पता चला कि बी अपनी साइकिल ए को देने वाला है, तो घर वालों ने बड़ा गुस्सा किया, साइकिल अपने पास रख ली, मतलब बी साइकिल ए को नहीं दे पाया। ए से पैसे लेके तो खा लिए, लेकिन साइकिल नहीं दी उसे। बताइए जी, ए के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? ए के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? क्या ए के पास कोई लीगल रेमेडी है?
अगर ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट कहेगी कि भैया ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कोर्ट क्या कहेगी? दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। कहता कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बनता है, जब एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये तो एग्रीमेंट ही वॉइड है, ये तो एग्रीमेंट ही नहीं है। यू कैनॉट एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद अ माइनर, यू कैनॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इन केस ऑफ माइनर। अब जी ए के पास क्या रेमेडी है, ध्यान दीजिएगा, ए के पास क्या रेमेडी है। इफ ए कैन ट्रेस एनी मनी आउट ऑफ money given by A, जो A ने B को पैसे दिए थे उसमें से अगर A कुछ पैसे ट्रेस कर सकता है कि B के पास ये पैसे अवेलेबल है, तो A कैन रिकवर दैट अमाउंट। ए उस पैसे को रिकवर कर सकता है अगर ए ये प्रूव कर दे कि ये वही पैसा है जो मैंने बी को दिया था। एक तो ये रेमेडी अवेलेबल है। दूसरा, इफ ए कैन ट्रेस एनी गुड्स which is bought by B out of money of A। अगर B ने A वाले 5,000 रुपये यूज़ करके कोई सामान परचेज किया और A ये प्रूव कर दे कि ये सामान मेरे वाले पैसों का ख़रीदा गया है, तो A कैन टेक दैट गुड या गुड्स फ्रॉम बी। भाई ठीक है, लॉ ने कहा कि बी जो माइनर है उसकी लाइबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी केस में, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ए के पैसों पर मौज लेगा। अगर ए वो पैसे ट्रेस कर सकता है तो वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं बी से। अगर उन पैसों से बी ने कुछ परचेज किया है और ए ये प्रूव कर देता है कि ये जो सामान है मेरे पैसों से परचेज किया गया है, तो बी वो सामान मतलब बी से वो सामान लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार बी ने वो सारे पैसे खर्च कर दिए, खा गया तो खा गया, फिर ए के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है। इफ मनी इज नॉट अवेलेबल विद बी, बी ऑलरेडी सारे पैसे खर्च कर चुका है, फिर कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है। क्या ये पॉइंट्स याद रहेंगे? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, ये तो केस 1 था कि भैया बी हैज़ रिसीव्ड द मनी, बी यूज द मनी एंड बी हैज़ नॉट गिवन द साइकिल टू ए। अगर इसका अपोजिट होता तो केस 2 होता, तो A has
received the cycle but has not given money to B। अब क्या बी के पास कोई लीगल रेमेडी है? क्या बी के पास कोई लीगल रेमेडी है? यस सर। देखो दो चीजें, पहली, इफ दैट साइकिल इज ट्रेसेबल, अगर उस साइकिल को ट्रेस किया जा सकता है तो हमेशा याद रखिए द कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज ऑलवेज वॉइड, तो दैट साइकिल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द ए। क्यों? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज void। ठीक है। दूसरी चीज, इफ दैट साइकिल इज नॉट ट्रेसेबल, अगर ए ने भी वो साइकिल आगे बेच दी या वो साइकिल तोड़ दी, फोड़ दी, कुछ हो गया, खराब होगी, इफ दैट साइकिल इज नॉट ट्रेसेबल, तो उस केस में बी, क्योंकि बी क्या है, माइनर, कानून कहता है माइनर का नुकसान नहीं होने देंगे, बी हैज राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम ए। मतलब ए के पास राइट नहीं था पैसे रिकवर करने का अगर बी सारे पैसे खा चुका है तो, बट अगर ए ने साइकिल तोड़ दी, फोड़ दी, गुम कर दी, साइकिल इज नॉट ट्रेसेबल, बी के पास राइट है, बी कैन रिकवर द मनी फ्रॉम ए, मतलब अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। क्या पार्टनरशिप वाला, शेयर वाला और ये वाला सारे एग्जाम्पल क्लियर है? A minor cannot be a partner, but can be beneficiary in the partnership firm। जैसे मैंने कहा ए ने और बी ने दोनों ने कहा कि जी 40% टोटल मिलाकर 20% ए के बच्चे के नाम पर, 20% बी के बच्चे के नाम पर, 40% जो प्रॉफिट है हम माइनर के नाम पर उठा के रखेंगे, अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर, चिल्ड्रन के नाम पर उठा के रखेंगे। तो इसका मतलब दे आर बेनिफिशियरी। बट अब देखो माइनर को यहां प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या माइनर को पार्टनर कहा जाएगा? द आंसर इज नो। कहता पार्टनर बन जाएंगे तो लाइबिलिटी हो जाएगी उनके सर पे, एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर द डेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर बन जाएंगे तो उनके सर पे लाइबिलिटी आने के चांसेस हो जाएंगे। लॉ ने कहा दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनर इवन इफ दे आर गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दे कैन बी कंसिडर्ड एज बेनिफिशियरी इन द पार्टनरशिप फर्म। जैसे शेयर के केस में मैंने कहा कि भैया अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं जो फुली पेड अप नहीं हैं, ऐसे शेयर्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते माइनर के नाम पे। क्यों? लाइबिलिटी आ जाएगी माइनर के सर पे। लेकिन अगर फुली पेड अप शेयर्स है तो डेफिनेटली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो माइनर के नाम पे, क्योंकि यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं है माइनर के नाम पे।
क्लियर है जी? If the minor has carried out his part of contract, then court have held that he can proceed against the other party. अगर B ने A को साइकिल दे दी, minor has carried out his part of the contract. B ने अपना पार्ट, minor ने अपना पार्ट पूरा कर दिया, तो मैंने आपको क्या बताया? B can recover money from A. Minor can proceed against the other party. Minor cannot be held liable even under the doctrine of estoppel. It means minor cannot be estopped by his words or conduct. जैसे मैं आपको एक सिंपल सा केस बताता हूँ. एक माइनर था जी, M, मिस्टर M. ये भाई साहब बैंक में जाते हैं. किसके लिए? फॉर लोन, लोन लेने के लिए. अब ये बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कहेंगे कि मैं माइनर हूं तो बैंक लोन देगा नहीं, तो इन्होंने सारे गलत डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स बैंक में डिपॉजिट करवाए और अपने आप क्या शो किया? बैंक ने अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस किया, जो भी बैंक के प्रोसीजर्स थे फॉलो किए, लेकिन बैंक को लगा कि ठीक है भैया सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, तो बैंक ने इन भाई साहब को लोन दे दिया. तो इन भाई साहब ने लोन ले लिया, पैसे लिए, खाए पिए, मौज उड़ाए, गर्लफ्रेंड पे पैसे उड़ाए. पहले एक थी गर्लफ्रेंड, जब पॉकेट मनी मिलती थी, अब तो बैंक से लोन मिल गया 2-3 लाख रुपए का, 4-5 गर्लफ्रेंड बनाई, सारे पैसे खराब कर दिए. जब किश्त देने की बारी आई, EMI देने की बारी आई, तो भैया पैसे तो थे ही नहीं. जब पैसे थे नहीं तो बैंक मिस्टर M के पास गए. मिस्टर M ने कहा किस नाम के पैसे? बैंक ने कहा आपने लोन लिया था. मिस्टर M ने कहा मैं तो माइनर हूँ. झूठ भगाया, बड़ा मजा आया. आई एम नॉट लायबल. बैंक ने कहा ये क्या मजाक है? आपने हमें फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने हमें कुछ ऐसा यकीन करने पर मजबूर किया जो सच नहीं था. यही तो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल है ना, कि अगर आप किसी को कुछ ऐसा यकीन करने पर मजबूर कर रहे हो जो सच नहीं है, तो फिर आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते. मिस्टर M ने बैंक को ये यकीन दिलाया कि मैं मेजर हूँ. डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल के अकॉर्डिंग मिस्टर M अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, है ना. अब तो बैंक के लिए मिस्टर M को मेजर ही कंसीडर किया जाना चाहिए एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल. लेकिन लो ने कहा माइनर के ऊपर तो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल भी काम नहीं करता. माइनर इज माइनर, चाहे उसने अपने आप को मेजर दिखाया हो. जब बैंक कोर्ट में गया अगेंस्ट द माइनर, तो कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, माइनर इज माइनर. ठीक है. हाँ, ये वाली रेमेडीज बैंक के पास भी अवेलेबल है. ये वाली रेमेडीज अगर बैंक M के पास कोई पैसा ट्रेस कर सके और ये प्रूव कर दे ये पैसा वही है जो हमने दिया था M को, तो पैसा रिकवर कर सकता है बैंक. अगर बैंक M के पास कोई सामान ऐसा मिल जाता है जो बैंक के पैसों से लिया गया है और बैंक ये प्रूव कर दे कि ये हमारे पैसों से लिया गया सामान है, तो बैंक वो सामान ले सकता है M से. लेकिन अगर M ने पैसे उड़ा दिए, M पैसे खा गया तो खा गया, फिर माइनर का कुछ नहीं कर सकते. क्या ये चीज क्लियर है? अब मेरी ये बातें सुनकर खुश मत होना. आप में से कोई माइनर है क्या, या सब 18 प्लस है? सब 18 प्लस हो? यस सर. बैड लक. सर पहले पढ़ाया होता ना ये, जब हम 11-12 में थे. सर मैं 18 की नेक्स्ट मंथ हो जाऊंगी. 1 महीना है आपके पास.
Yes, sir. पर गलती से भी गलत काम मत कर देना, क्योंकि ये तो बेटा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि यू आर नॉट लायबल। इंडियन पेनल कोड नहीं कह रहा कि माइनर इज नॉट लायबल। फ्रॉड के केस में 14+ को सजा दी जा सकती है। तो आप किसी से पैसे खा जाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू आर नॉट लायबल टू रीपे द मनी, लेकिन वो आपके ऊपर फ्रॉड का केस कर सकता है। तो पैसे वापस ना भी देने पड़े, जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। ठीक है, आ जाइए जी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस अलग हैं, बाकी लॉज के प्रोविजंस अलग है, आपस में मिक्स मत कीजिएगा। हाँ जी। इफ समवन सप्लाइज नेसेसरीज टू द माइनर, वो मैं आपको बता चुका हूँ, माइनर या इनसेन इन केस ऑफ नीड, तो उस केस में माइनर्स एस्टेट, माइनर्स प्रॉपर्टी, माइनर्स एसेट, इस केस में भी इवन इन दिस केस माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। माइनर्स एस्टेट कैन बी हेल्ड लायबल टू पे द रीजनेबल प्राइस फॉर द नेसेसरीज। ठीक है, इवन इन दिस केस ऑल्सो माइनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल। ठीक है जी। क्या माइनर एजेंट हो सकता है? डेफिनेट सी बात है, अ माइनर कैन बी एजेंट। एजेंट का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए सौम्या कह रही है कि सर मैं अभी माइनर नहीं हूँ, मैं सौम्या को अपना एजेंट अपॉइंट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो सौम्या को करने के लिए कहूँगा, सौम्या वो काम मेरे बिहाफ पर करेगी, अपने बिहाफ पर नहीं। तो प्रिंसिपल के पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एजेंट के पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी है या नहीं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एजेंट तो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। तो अ माइनर कैन बी एजेंट बट अ माइनर कैन नॉट बी प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फर्दर मैं आपको समझा ही चुका हूँ, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, राइट, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता किसी भी सिचुएशन में, तो इसका मतलब माइनर कभी भी बैंकरप्ट भी नहीं हो सकता, कभी भी इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता, कभी उसका दिवाला नहीं निकल सकता। दिवाला तो उसका निकलेगा ना जिसके सर पे लाइबिलिटी आएगी। माइनर के सर पे कभी लाइबिलिटी नहीं आ सकती, तो माइनर कभी इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है। एन एग्रीमेंट बाय द पेरेंट या गार्जियन। अच्छा, होता क्या है जब भी हम माइनर की बात करते हैं, जैसे स्कूल में आपका एडमिशन करवाना है या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाना है, आप माइनर हो, यू कांट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कौन करता है? आपके पेरेंट्स करते हैं। सिंपल सी बात है। लॉ ने कहा बट ऑब्वियस सी बात है, माइनर के बिहाफ पर माइनर के गार्जियंस या माइनर के पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तभी एप्लीकेबल है माइनर के ऊपर व्हेन सच कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। अगर कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि नहीं भैया ये कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को नुकसान हो सकता है या किसी भी वे में साइकोलॉजिकली, फिजिकली माइनर में गेट हर्ट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, वॉइड है। उस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर इज नॉट बाउंड। सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर इज बाउंड जो कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर है। ठीक है जी। एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ माइनर इज बाइंडिंग ऑन हिम प्रोवाइडेड इट इज फॉर द बेनिफिट और इज फॉर लीगल नेसेसिटी। अब ये मत कह देना सर मेरा पढ़ने का जी नहीं करता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो इसका मतलब जो पेरेंट्स स्कूल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज इनवैलिड, दैट इज नॉट फॉर माय बेनिफिट, क्योंकि मुझे स्कूल में टॉर्चर फील होता है। भैया दैट इज नेसेसिटी। तो एग्रीमेंट फॉर सर्विस, अगर बाई चांस मान के चलिए फादर अपनी डॉटर का एग्रीमेंट कर देते हैं कहीं पर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द डॉटर, तो कहता है सच एग्रीमेंट इज़ नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ। उस एग्रीमेंट में माइनर इज नॉट लायबल।
एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, वॉइड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर एग्रीमेंट वॉइड है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट के लेवल पर ही वॉइड होगी चीजें। अगर एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, एग्रीमेंट इज वैलिड, जब हमने एग्रीमेंट किया तब वैलिड था, बट लेटर ऑन वॉइड हो गया, तो इसे हम बोलेंगे वॉइड। मतलब जब एग्रीमेंट वैलिड था तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बट अगर एग्रीमेंट ही वॉइड है, जैसे कि माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो स्टार्टिंग से ही वॉइड हो गया ना, तो वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। जैसे कि एग्रीमेंट कैनॉट बी रेटिफाइड बाय द माइनर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है जी, बताइए माइनर के केस में कोई डाउट हो तो। अगर बेसिक प्रोविजंस दिमाग में क्लियर हैं तो दिक्कतें कम हो जाती है। हाँ जी, एग्रीमेंट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगेन जैसे माइनर के केस में लोग का मानना है कि भैया वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, उसमें सोचने की पावर कम है, तो वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता। वैसे ही अनसाउंड माइंड, भाई जिस इंसान का दिमाग ही काम नहीं कर रहा वो अपना अच्छा बुरा कैसे सोच सकता है, और जो अपना अच्छा बुरा ही नहीं सोच सकता वो एग्रीमेंट में एंटर कैसे कर सकता है। कंसेंसस एड इदम का फैक्टर ही मिसिंग हो जाएगा, राइट। तो लोगों का बड़ा सिंपल सा मानना है कि इफ़ एनी पर्सन कांट मेक रैशनल जजमेंट। अब यहाँ दोबारा से मैं एक सिंपल सा थंब रूल बता रहा हूँ, जनरल रूल। पागल होने का मतलब सिर्फ पागल होना नहीं है। पागल होने का मतलब कोई भी ऐसी पोजीशन जहाँ यू कैनॉट टेक रैशनल डिसीजंस, जहाँ यू कैनॉट टेक रैशनल जजमेंट्स। जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा दारू पी ली, तो उस केस में ऑल्दो आप पागल नहीं हो, लेकिन उस पोजीशन में हो जहाँ पर आप रैशनल जजमेंट नहीं कर सकते, रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपको उस वक्त पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कंसीडर किया जाएगा। अगर आप उस वक्त कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो लॉ के अकॉर्डिंग आप कैपेबल ही नहीं हो एग्रीमेंट करने के लिए। जैसे 105 डिग्री बुखार हो गया, इतना हाई फीवर हो गया जहां हम मान के चलते हैं कि दिमाग ढंग से काम करना बंद कर देता है, तो आप पागल नहीं हो लेकिन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो। उस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप रैशनल जजमेंट कर सको, रैशनल डिसीजन ले सको, तो लोग की नज़रों में आप इस लायक नहीं हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सको। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम रियल इंसैनिटी को ही यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर माइंड रैशनल जजमेंट ना कर सके, रैशनल डिसीजन ना ले सके। जैसे सफरिंग फ्रॉम हैवी फीवर, ड्रंक, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हिप्नोटिज्म, किसी ने आपको हिप्नोटाइज कर दिया तो आप सोचने समझने की ताकत ही खो देते हो, राइट। या फिर वेरी ओल्ड एज, 90 साल की उम्र, इतना बुढ़ापा जहाँ दिमाग ढंग से काम नहीं करता, तो लोग कहता है इन सारे केसेस के अंदर सच पर्सन शैल बी कंसीडर्ड एज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सच पर्सन कैनॉट मेक रैशनल डिसीजन, कैनॉट टेक रैशनल जजमेंट्स, राइट।
तो सच पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। आ जाइए जी, ल्यूनेटिक के केस में भी अगर एक्चुअल में सामने वाला कोई पागल रोड पे भटक रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, भूखा बेचारा, और आप उसकी मदद कर देते हो, लोग कहता है जी देखिए ल्यूनेटिक के साथ आपने जो भी खर्चा किया है, कायदे से ल्यूनेटिक माइनर की तरह कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, बट यू कैन रिकवर द मनी आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द ल्यूनेटिक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फॉर द बेनिफिट ऑफ ल्यूनेटिक कैन बी एनफोर्स्ड। वही माइनर वाला केस है, जैसे माइनर के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती, ऐसे ही ल्यूनेटिक के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ल्यूनेटिक के बेनिफिट के लिए है तो वो वैलिड है, वो एनफोर्सेबल है। बताइए जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अभी तक हमने सिर्फ एक ही फ्लो के बारे में पढ़ा है, दैट इज इनकैपेसिटी। कितने तरह की इनकैपेसिटी है? कहता है माइनॉरिटी, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर किसी को लॉ नहीं मना कर दिया कि यू कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड या फिर इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, तो बात ही खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट फ्लो की बात कर रहे हैं। क्या है नेक्स्ट फ्लो हमारा? कहता है फ्री कंसेंट। नेक्स्ट फ्लो क्या है हमारा? मतलब कहाँ पर दिक्कत आ सकती है? लॉ ने कहा, सेक्शन 10 ने कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड व्हेन इट इज एंटर्ड बाय द पार्टीज विद फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या हुआ? कहते हैं जहां आपके पास मौका है कि आप सोच कर समझ कर जवाब दे, दैट इज फ्री कंसेंट। पहली चीज। अगर आप सोच कर समझ कर जवाब नहीं दे पा रहे ड्यू टू कोर्शन, कोई आपको डरा धमका रहा है, ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार कर रहा है, इमोशनली आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है, एक तो आपके माथे पे गन रखी जाए, गन पॉइंट पे काम करवाया जाए तो कोर्शन, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, तुझे मेरी कसम है सारी ज़िंदगी मैंने तेरे लिए किया, क्या तू मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकता, तो ये इमोशनल अत्याचार। तो ऐसे केसेस में आप खुलकर सोचकर समझकर डिसीजन कहाँ ले पा रहे हैं? और अगर आप खुलकर सोचकर समझकर डिसीजन नहीं ले पा रहे तो फ्री कंसेंट कहाँ है आपकी? या फिर कहता है जी आपको गलत चीज़ पता चली है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? सही चीज सही तरीके से। अगर मैं आपको गलत चीज बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि जी घर में 24 घंटे पानी आता है और आपकी कंडीशन ही यही थी कि भैया मुझे ऐसा घर परचेज करना है जहाँ 24 घंटे पानी आता है। मैंने आपसे झूठ बोल दिया, दिन में 24 घंटे पानी आता है जबकि 2 दिन में एक बार पानी आता है। अब जब मैंने आपको झूठ बोल दिया तो आपकी तो फ्री कंसेंट ही ख़त्म हो गई। मतलब फ्री कंसेंट तो तब होगी ना जब हम सेम चीज़ पे एग्री करें। जब मैं आपको बोल ही झूठ रहा हूँ तो आपकी कंसेंट कैसे फ्री हो गई, है ना? इसका मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, अगर फ्रॉड होता है, अगर
तो इस केस में भी फ्री कंसेंट नहीं होती। और जहाँ मिस्टेक होती है दोनों की तरफ से, आपकी तरफ से भी मिस्टेक है, मेरी तरफ से भी मिस्टेक है, दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक का मतलब, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक पार्टी ने मिस रिप्रेजेंट किया, मिस्टेक का मतलब दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो कहते हैं इन पांचों केसेस के अंदर फ्री कंसेंट नहीं होती। कौन से 5 केस हमने डिस्कस किए? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। पहले तो नाम याद रखिए। इन पांचों केसेस के अंदर फ्री कंसेंट कंसिडर नहीं की जाती। कौन से 5 केस है? मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन। अगर इनमें से कुछ भी है कॉन्ट्रैक्ट में तो मान के चला जाएगा पार्टीज़ की फ्री कंसेंट नहीं है, और अगर पार्टीज़ की फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल। उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ के पास कोई लीगल राइट्स, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। क्या ये चीज़ क्लियर है? आ जाइए जी, एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोर्शन से शुरू करते हैं जी। कोर्शन क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पर सर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस केस में सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ सेक्शन मैंने बोल्ड में नहीं लिखे हुए, आप उन सेक्शंस को इग्नोर कर सकते हो। याद कर सको तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो हाँ जी। द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड आईपीसी। कुछ भी ऐसा करना या करने की धमकी देना जो कि एज पर आईपीसी क्राइम है। फॉरबिडन बाय आईपीसी का मतलब एज पर आईपीसी क्राइम है। और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटसोएवर। मतलब किसी की किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी को जब्त करना या जब्त करने की धमकी देना। ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये काम करना किस इंटेंशन के साथ? किसी को हर्ट करना या हर्ट करने की धमकी देना, उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करना या डिटेन करने की या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला आपसे डर कर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, तो इसे क्या बोलते हैं? कोर्शन। जब सामने वाला डर कर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, मतलब उसके पास सोचकर समझकर सही चीज़ के लिए सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का तो ऑप्शन है ही नहीं। वो तो डर से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, ये सोचे बिना कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए सही है गलत है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। राइट। तो लॉ ने कहा इस केस के अंदर जहाँ सामने वाले के पास सोचने समझने की पावर ही नहीं है, उसकी फ्री कंसेंट नहीं है। और अगर उसकी फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात। राइट। नोट, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट मेयर थ्रेट बाय वन पर्सन टू अनदर टू प्रोसिक्यूट हिम डज नॉट अमाउंट टू कोर्शन। अच्छा, इस लाइन को भी 2 मिनट में समझाता हूँ। पहले मुझे बताइए ये चीज़ क्लियर है? 2 चीज़ें बताई गई। कहता है अगर आप किसी के साथ कुछ भी ऐसा कर रहे हो या करने की धमकी दे रहे हो विच इज़ फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, इसका मतलब सामने वाले को हर्ट कर रहे हो या करने की धमकी दे रहे हो, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हो, करने की धमकी दे रहे हो, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, करने की धमकी दे रहे हो, इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला डर से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे,
डर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, तो लॉ की नज़रों में दिस इज कोर्शन। डराकर धमकाकर अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो तो लॉ की नज़रों में दिस इज कोर्शन। अब जी ध्यान दीजिए, बी ने ए को गन पॉइंट पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मजबूर किया, तो यहां पर क्लियर कट क्या है, कोर्शन है। मतलब ए की फ्री कंसेंट नहीं है, सीधी सी बात। गन पॉइंट पर डर से उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। नो फ्री कंसेंट। पर ये बात तो ए बोलेगा ना। अब मेरी बात समझिएगा, यहां पर जब ए ये बात बोलेगा कि जी मुझे डराकर धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, तभी तो लॉ कहेगा कि इसकी कोई फ्री कंसेंट नहीं है। लेकिन अगर ए चुप बैठा है, ए ने कभी किसी को बताया ही नहीं कि उसको गन पॉइंट पर लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, तो दुनिया की नज़रों में तो ये फ्री कंसेंट है ना। दुनिया को क्या पता कि ए ने क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये तो ए और बी को पता है ना एक्चुअल चीज़। तो एक्चुअल में मेरी बात समझिएगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ये वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है। एट द ऑप्शन ऑफ ए। अगर ए कहेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है और ये प्रूव करेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तभी तो ए कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। कैन बी अवॉइडेड, कैन बी अवॉइडेबल बाय ए। कैन बी अवॉइडेबल बाय ए, लेकिन उसके लिए ए को बोलना पड़ेगा। अगर ए चुप बैठा है, इफ ए इज साइलेंट, तो उस केस में कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कहता है ये वॉइड नहीं है। वॉइड, वॉइड का मतलब तो क्या होता है, जहां पर आप अवॉइड करना चाहो या ना चाहो वो तो वॉइड ही है, हैविंग नो लीगल इफेक्ट। लेकिन वॉइडेबल का मतलब जहां तब वॉइड होगा जब आप अवॉइड करना चाहोगे। जब तक आप अवॉइड नहीं करना चाहोगे तब तक वैलिड। ठीक है। तो जी ये कोर्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल। ठीक है जी, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। अगर मान के चलिए ए और बी के बीच में कुछ नेगोशिएशंस हुई, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ था, नेगोशिएशंस चल रही थी, आपस में बातचीत चल रही थी। लेट्स से रिलेटेड टू अ हाउस। भाई ए का घर था, ए ने कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए तक बेचने की सोच सकता हूँ। तो बी और ए के अभी मीटिंग्स, राउंड्स ऑफ मीटिंग्स चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रही थी। बी कह रहा था 90 लाख रुपए में लेने के लिए, बट ए 1 करोड़ रुपए में देने के लिए कह रहा था। तो ये बातचीत चली रही थी। ठीक है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ था। ठीक है जी। फिर ए ने सोचा यार बी खामे खा मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है,
तो सी ने ए को अप्रोच किया कि जी मैंने सुना आप अपना घर बेच रहे हो, और सी ने ए को कहा जी देखिए मैं 94 में लेने के लिए तैयार हूँ। बी तो बार बार 90 लाख किए जा रहा था, कभी अपने किसी फ्रेंड को लेकर ए के पास जाता, कभी किसी रिश्तेदार को लेकर ए के पास जाता। भाई बेसिकली जितने पैसे टूट सकते हैं तुड़वाने की कोशिश कर रहा था, अभी नेगोशिएशंस चल रही थी। लेकिन सी ने सीधा सीधा कहा मैं 94 लाख में परचेज करने के लिए तैयार हूँ, राइट। अब बी को जब ये बात पता चली कि ए सी को घर बेचने की सोच रहा है, तो बी ने ए को कहा कि भैया आपकी और मेरी बातचीत चल रही है, आप सी को घर बेचने की नहीं सोच सकते, आप सी को घर नहीं बेच सकते, आपकी और मेरी बातचीत चल रही है ना अभी। मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लेना, मैं तो बस ये कह रहा हूँ थोड़ा सा रेट देख लीजिए, ठीक है। अब बी कह रहा है ए को, अगर तूने सी को घर बेचा ना तो मैं तेरे ऊपर केस फाइल कर दूंगा। किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है? धमकी। क्वेश्चन का मतलब क्या है? धमकी। किस चीज से रिलेटेड धमकी है? मैं तेरे ऊपर केस फाइल कर दूंगा, ठीक है। अब जी ए ने सोचा यार कौन लीगल लफड़े में पड़ेगा, ए ने कह दिया चलो भाई ठीक है मैं सी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। क्या ये एक्चुअल में कोर्शन है? क्या ये धमकी एक्चुअल में धमकी है? लो ने कहा ये कोई धमकी थोड़ी ना है, ये तो हर इंसान का राइट है। कोई भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, इसे धमकी थोड़ी ना कंसीडर की जा सकती है। हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि एक ने दूसरे को ये कहकर डरा दिया कि मैं तेरे ऊपर केस फाइल कर दूंगा। अरे भैया ये तो राइट है हर इंसान का। तो इट वॉज हेल्ड दैट मेयर थ्रेट बाय वन पर्सन टू अनदर टू प्रोसिक्यूट हिम, कि मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा, डज नॉट अमाउंट टू कोर्शन। क्लियर है जी? अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये क्या है? इमोशनल अत्याचार। काइंड ऑफ धमकी है लेकिन इमोशनल वाली धमकी है, तो ये भी धमकी एक तरह से, बट ये इमोशनल अत्याचार हो सकता है या इमोशनल धमकी भी हो सकती है। जैसे मान के चलते हैं वाइफ हस्बैंड को धमकी दे रही है कि भैया अगर मेरा सोने का हार नहीं आया, सोना तो खैर पुराना हो गया, हीरे का हार नहीं आया, नहीं आजकल तो प्लेटिनियम चल रहा है, अगर मेरा प्लेटिनियम का ऑर्नामेंट नहीं आया, ज्वेलरी नहीं आई, तो मैं छत से कूदकर जान दे दूंगी। अब बताइए ये कोर्शन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस? छत से कूदकर जान देना, ये जो धमकी है, इसे हम इमोशनल अत्याचार कहेंगे या धमकी कहेंगे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप में से कुछ सोच रहे हैं सर इसे ना धमकी कहेंगे ना इमोशनल अत्याचार,
इसे तो वाइफ का हक कहेंगे। ऐसी ऐसी धमकियां देना तो वाइफ का हक होता है। क्या कहेंगे इसे, कोर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस? दोनों में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। पहले अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में देखते हैं। कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज are such that one party is in the position to dominate the will of the other and uses that position to obtain unfair advantage over the other। इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही। कहता है जी अनड्यू इन्फ्लुएंस किस केस में होगा? जिसे मैंने कहा इमोशनल अत्याचार। इमोशनल अत्याचार कह सकते हो या दबाव। जब दो पार्टीज के बीच में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का रिलेशन होगा, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। हम कोर्शन अनरिलेटेड पार्टी के साथ भी कर सकते हैं, धमकी अनरिलेटेड पार्टी को भी दे सकते हैं, लेकिन इमोशनल अत्याचार किसके साथ करेंगे? जिसके साथ हम किसी न किसी वे में रिलेटेड होंगे। दबाव किसके ऊपर डालेंगे? जिसके साथ हम किसी न किसी वे में रिलेटेड होंगे। अनरिलेटेड पर्सन के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। अगर मान के चलिए कि ए रोड पर जा रहे हैं और यहाँ पर एक घर है जी, और घर के 3rd फ्लोर पर एक लेडी खड़ी है और वहीं से चिल्ला रही है ए को कि अगर तूने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं की तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। क्या ए के ऊपर इस चीज का कोई फर्क पड़ेगा? ए कह रहा है भट्टी में पड़, मेरी बला से देर क्यों कर रही है, अभी कूद, मेरा क्या जा रहा है। अननोन पर्सन है जिसका कोई हमसे लेना देना नहीं है, क्या वो हमारे साथ इमोशनल अत्याचार कर सकता है? क्या हमारे ऊपर दबाव डाल सकता है? द आंसर इज नो। लो ने बड़ी सिंपल सी बात कही। कहता है जी देयर मस्ट बी सर्टेन, मतलब रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि ब्रदर सिस्टर वाला होना चाहिए, पेरेंट्स वाला होना चाहिए। कहता है देयर मे बी सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टीज किसी न किसी थ्रेड से एक दूसरे के साथ जुड़ी है, दोनों पार्टीज के बीच में कोई ना कोई तार है, तभी ये अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला फैक्टर काम करता है, वरना ये फैक्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन रिलेशन बिटवीन द टू पार्टीज, और दूसरी कंडीशन कहता है सच मतलब रिलेशन में बी रिलेशन ऑफ बॉस एंड एम्प्लॉई, इट मे बी रिलेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, इट मे बी रिलेशन ऑफ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, मे बी रिलेशन ऑफ फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशन हो सकता है, एनी काइंड ऑफ रिलेशन। बीच में कोई ना कोई तार जुड़ी होनी चाहिए पार्टीज के बीच में। और कहता है जी एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन पर है, एक पार्टी ऐसी पोजीशन पर है जो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है। ठीक है, तो वन पार्टी हैज अपर हैंड, सुपीरियर पोजीशन। मतलब मे सप्रेस
द विल ऑफ अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी पॉसिबल है, इमोशनल अत्याचार कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, तभी पॉसिबल है जब एक पार्टी दूसरे के ऊपर दबाव डालने के लायक है। अगर दोनों पार्टी सेम पोजीशन में है फिर काहे का अनड्यू इन्फ्लुएंस? फिर हम ये कैसे माने कि जी एक पार्टी ने दूसरे के ऊपर दबाव डाला होगा? अब डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। वेयर द रिलेशंस, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। और मैं रिलेशन का मतलब ये नहीं है ब्लड रिलेशन है जी या नियर रिलेशन है जी, किसी फॉर्म का किसी फॉर्म में एक तार से बंधे हुए हैं दोनों, राइट। subsisting between the parties that are such that one party is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। ठीक है। कहता कुछ केसेस में मान के चला जाएगा, डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन, मान के चला जाएगा कि एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है, सप्रेस कर सकती है। वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर और वेयर ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशन टू द अदर। कहता है अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है, सच अथॉरिटी में बी रियल में बी अपेरेंट, जरूरी नहीं है रियल अथॉरिटी हो, अपेरेंट मतलब काइंड ऑफ रियल अथॉरिटी भी हो सकती है, ठीक है। या फिर कहता है एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में है, विश्वास, जहाँ विश्वासघात किया जा सकता है, तो मान के चलेंगे कि हाँ भैया एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है जो दूसरे की विल को डोमिनेट किया जा सकता है। जैसे रियल या अपरेंट अथॉरिटी माइनर और गार्जियन के बीच में, गार्जियन या पेरेंट्स हमेशा माइनर की विल को डोमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है, लीगल अथॉरिटी भी होती है, नेचुरल अथॉरिटी भी होती है, राइट। इसी तरह ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, कहता है इनके बीच में फ्यूडिशरी रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट होता है। यहाँ हमेशा कंसीडर किया जा सकता है कि ट्रस्टी में डोमिनेट द विल ऑफ बेनिफिशियरी, जैसे कि क्लाइंट एंड सॉलिसिटर मतलब लॉयर्स, अगेन रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, फ्यूडिशरी रिलेशन। अब जी हमेशा मान के चला जा सकता है क्योंकि वकील को अपने क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, सारी सही गलत, लीगल इलीगल, जायज़ नाजायज़ सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है कि वकील क्लाइंट को डोमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो क्या ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखोगे? डीम्ड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन केसेस में डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस कंसीडर किया जा सकता है। वैसे तो क्या होता है, जैसे मान के चलिए हस्बैंड और वाइफ का केस है। अब जी वाइफ कह रही है कि जी मेरे पति ने मेरे ऊपर दबाव डालकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तो वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा। लोग क्या कहेगा कि हस्बैंड और वाइफ के केस में हम ये मानकर नहीं चलते कि देयर इज़ एनी काइंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, खासकर आज की डेट में, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में गर्ल्स आर इक्वल, सिंपल सी बात है, हर चीज़ में बराबरी का माहौल है। तो आज की डेट में हम ये नहीं मान के चलते कि हस्बैंड्स कैन डोमिनेट द विल ऑफ वाइफ। अगर आप कह रहे हो कि हस्बैंड ने दबाव डालकर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो एक जनरल कंसेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मस्ट बी प्रूव्ड।
बाय पार्टी। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते कि आपके ऊपर दबाव डाला गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर, अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो मान के चला जाएगा कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन लो ने कहा ये कुछ ऐसे केसेस है जहां पर मान के चला जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मतलब इन केसेस में कहता है पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव। वो बस कहेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर तो कोर्ट को मानना पड़ेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस था। अब सामने वाली पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। ठीक है, देखो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है ना, हाउएवर देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, या इन रिलेशन ऑफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट। कहता है इन केसेस में कोई प्रिज्यूम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब डेटर एंड क्रेडिटर का केस है, हस्बैंड या वाइफ का केस है, या लैंडलॉर्ड या टेनेंट का केस है, यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन माइनर और गार्जियन का केस है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का केस है, लॉयर और क्लाइंट का केस है, यहाँ पर प्रिज्यूम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा हाँ अगर वाइफ पर्दा नशीन है, अगर वाइफ क्या है, पर्दा नशीन वुमेन। पर्दा नशीन वुमेन कौन होती है? जो हमेशा पर्दे में रहती है, पर्दे का मतलब घूंघट में रहती है, जो जनरली घर की दहलीज पार करके बाहर नहीं जाती, जो जनरली बाहर वालों से इंटरेक्ट नहीं करती, तो पर्दा नशीन वुमेन। लोग की नज़रों में ऐसी वुमेन भोली भाली, जिसको पागल बनाया जा सकता है। तो अगर कोई पर्दा नशीन वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई भी, तो लो मान के चलता है कि वहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, मतलब पर्दा नशीन वुमेन के केस में भी प्रिज्यूम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है जी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन से 3-4 केसेस है जहां प्रिज्यूम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस है और कौन से केसेस है जहां पर प्रिज्यूम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए जी मिस्टर एक्स एक गांव में रहते हैं, ठीक है, और ये गांव जो है रिमोट एरिया में है। दूर दराज के एरिया में, जहाँ पर कोई ज़्यादा आबादी नहीं है, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, राइट, वीराने में। अब जी इस गांव के अंदर जो जमींदार हैं, जैसे कि हिंदी मूवीज़ में दिखाया जाता है जमींदार जो कि हमेशा विलियन होते हैं, तो जो जमींदार है कहता है एक बार मिस्टर एक्स की वाइफ बीमार हुई, मिस्टर एक्स को पैसों की जरूरत पड़ी, लेट से 20,000 रुपये की इलाज करवाने के लिए। वो जमींदार के पास गया, क्यों? क्योंकि आसपास कोई और ऐसा था ही नहीं जिससे वो पैसे उधार मांग सके, और जमींदार ने मिस्टर एक्स को 50% इंटरेस्ट पर पैसे दिए। मिस्टर एक्स कौन हो गए? डेटर, और जमींदार कौन हो गया? क्रेडिटर। 50% इंटरेस्ट पे पैसे दिए। ठीक है, दूसरा केस, एक जी मिस्टर वाई है, कहाँ रहते हैं? टाउन में।
वेल डेवलप्ड एरिया। ठीक है। अब जी मिस्टर वाई को पैसों की जरूरत पड़ी, तो मिस्टर वाई ने मिस्टर फाइनेंसर से पैसे उधार लिए। और मिस्टर फाइनेंसर ने ये पैसे 20,000 रुपये मिस्टर वाई को 50% इंटरेस्ट पे दिए। दोनों केसेस को बड़े ध्यान से देखिए। क्या आपको किसी केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है? सर विलेज वाले केस के अंदर क्यों? शायद, क्योंकि उसमें उसकी वाइफ बीमार है और उसको पैसों की नीड है। अगर मैं यही चीज कहता कि वाई की वाइफ भी बीमार है, बेटे बच्चे सब बीमार है, अब बताओ। वाइफ भी और चाइल्ड भी, अब बताओ। ध्यान से देखो चीजों को। बाबू यहां पर मिस्टर एक्स कहां पर रह रहे हैं? विलेज में, एक रिमोट एरिया में, जहां पर जमींदार के अलावा कोई है ही नहीं जिससे पैसे लिए जा सके। तो क्या जमींदार ऐसी पोजीशन में है कि डेटर की विल को डोमिनेट कर सके? मजबूरी है मिस्टर एक्स की, किसी और के पास जा ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं जिससे इतना पैसा उधार लिया जा सके, है ना। लेकिन ये जो मिस्टर वाई है, ये तो भैया शहर में रह रहे हैं, ऐसे ऐसे 36 फाइनेंसर है, बैंक अवेलेबल है, इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल है। क्या फाइनेंसर उस पोजीशन में है कि मिस्टर वाई की विल को डोमिनेट कर सके? No undue influence can be presumed. बट यहां पर undue influence can be proved. दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। हाँ जी। उसके अलावा अगर कोई इंसान मेंटली कैपेबल ना हो, किसी भी रीज़न की वजह से, इट मे बी ड्यू टू द एज, इलनेस, मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस, किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, कहता है यहाँ पर तो माना ही जाता है कि भैया एक दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है,
एक दूसरे के साथ जो मर्जी गलत कर सकता है। ठीक है जी। कहता है वेयर देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे इस केस में, जैसे गार्जियन और माइनर के केस में, जैसे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के केस में, जैसे सॉलिसिटर और क्लाइंट के केस में। कहता है जहां पर इट इज प्रिज्यूम्ड दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्रेजेंट, तो आप ये शो कर सकते हो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, सामने वाले को फुल डिस्क्लोजर दिया गया था ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, सामने वाले को प्रॉपर कंसीडरेशन दी गई है, जबरदस्ती उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया गया, बदले में प्रॉपर कंसीडरेशन दी गई है, और सामने वाला फ्री था किसी और की एडवाइस लेने के लिए, लीगल एडवाइस लेने के लिए सामने वाले के पास पूरी फ्रीडम थी। अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों केसेस मैं आपको समझा चुका हूँ। पर्दा नशीन वुमेन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बताइए जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो।